ठीक है, तो आज हमने रिवाइज करना है फॉरेन कंपनीज, जो कि आपका न्यू सिलेबस में न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है। हाँ जी, ये कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 22। ठीक है, फॉरेन कंपनी बोल दो या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोल दो। ठीक है, सेक्शन 379 टू 393 ए कवर्ड थे। और इसके रूल्स को क्या बोल देते हैं? कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी 2014, वही बीच में अपना वही चैप्टर का नेम डालते हैं 2014। तो ये हमारे थोड़े से सेक्शंस थे और जिसको हमने याद करने की भी काफी कोशिश की थी और रिलेट कर करके इसको रिवाइज कर रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मतलब फॉरेन कंपनी का हमने मतलब देखा। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? ठीक है, कहाँ पे दे रखे हैं निशान? फैन होना। हाँ जी, सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी का मतलब, ठीक है, जिसका जन्म बाहर हुआ है पर इंडिया में क्या है? पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। चाहे अच्छा खुद खोला हुआ है, चाहे एजेंट के थ्रू खोला हुआ है, और चाहे फिजिकल मोड में खोले, चाहे ऑनलाइन डिजिटल मोड में खोला हुआ है, ये वाला चीज था। और जो भी चीज आपने खोली हुई है वहां पे, जैसे भी खोली हुई है, वहां पे काम चल रहा है। ठीक है, चाहे आपने खोला, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली, चाहे डिजिटल मोड में, काम चलना होना चाहिए वहां। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या था? ये रूल्स में डिफाइंड है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब, कहते हैं आप काम ऑनलाइन करो, डिजिटली कर रहे हो। पर इसका मतलब कहते ये नहीं है कि सर्वर इंडिया में ही होना चाहिए। सर्वर जहां मर्जी हो, इसके ऊपर भी कई बार बन जाता है। लिखा होता है बड़ी सी कहानी के इस और सर्वर के बारे में पॉइंट होता है कि वो तो बाहर है। तो चाहे इंडिया में चाहे बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कहते हैं सिर्फ यही चीजें नहीं इंक्लूड होती, बहुत वास्ट है term, हमारी वाइड है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोड। कुछ भी ट्रांजेक्शन करने हैं आपने, बी टू सी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, ठीक है, कुछ भी करना है आपने वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पैसा वगैरह डिपॉजिट करवाना है लोगों से, वो भी आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। सिक्योरिटीज में पैसा लगाना, वो भी ऑनलाइन मोड से हो सकता है। फाइनेंशियल सेटलमेंट, कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, उसकी सेटलमेंट भी ऑनलाइन हो सकती है। किसी को एडवाइस करना, मार्केटिंग करना, ठीक है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आपको बताया था ना, सामान इधर से उधर कैसे आएगा, कंपनी के गोडाउन से लेके कस्टमर के घर पे कैसे पहुंचेगा, वो सारा मैनेज भी आप डिजिटली आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑनलाइन इतनी सारी सर्विसेज है हमारी, जैसे आजकल हम क्या करते हैं, डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं हम। ठीक है, टेली कम्यूटिंग, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ले लिया, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। एजुकेशन भी हमारी जूम पे ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। ठीक है, आईटी रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, सब ऑनलाइन सर्विसेज है। या कुछ भी डाटा कम्युनिकेट करना, डाटा भेजना, लेना देना, वो भी ऑनलाइन हो सकता है। कहते कैसे हो सकता है ऑनलाइन का मतलब? मेल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या क्लाउड कंप्यूटिंग किया था। आजकल ऑनलाइन हमारे को एक जगह मिल जाती है, कुछ पैसे देकर। ठीक है, वहां पर हम स्टोर कर सकते हैं, अपना सामान सेव करके रख सकते हैं। जैसे सपोज अब इतनी सारी क्लासेस है, इतने बैचेस की, मेरा तो लैपटॉप भरता जा रहा है, थोड़ी सी जीबी रह गई अब। ठीक है, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि वो ड्राइव इसमें लैपटॉप में स्पेस ऐड करूँ, या ऑनलाइन, अब तो आजकल ऑप्शन है हमारे पास, ऑनलाइन हम स्पेस ले सकते हैं थोड़े से पैसे दे के, जो भी उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, वहां पे डाटा या क्लासेस हम सेव कर। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैनेज या वॉइस और डाटा ट्रांसमिट करना, ये सारे वेज है। फिर हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती, हमने इससे रिलेटेड किया था, आईएफसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, ये वो एरियाज है एसईजेड में जो, जिसको लाइसेंस सरकार ने दे रखा है, इस एरिया में काम करो तो काफी सारी एग्जेम्पशन मिलती। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप सिक्योरिटीज में इस एरिया में ऑफर कर रहे हो, सिक्योरिटीज पैसे लगा रहे हो, लिस्ट करवा रहे हो, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं कवर किया जाता। ठीक है, इसको उसके दायरे से बाहर। देन यहाँ पे दिल्ली के 27 जुलाई 2021 के यहाँ पर प्रेस रिलीज में, अखबार में क्या छपा था कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स, श्री राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने एक अपना जवाब दिया था राज्यसभा को, जिसमें उन्होंने क्वांटिफाई करके बताया था कि 320 फॉरेन कंपनीज है जो रजिस्टर हुई है इंडिया में 2018 और 2021 के बीच में, ये पीरियड के बीच में कितनी हुई है? 320 फॉरेन कंपनीज हमारी रजिस्टर हुई। ठीक है, ये किया हमने। देन उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा 379। 379 क्या था? ये जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कहते फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा। और फॉरेन कंपनीज का मतलब 2 क्लॉज 42 में हमने देख लिया था।
ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर हम पढ़े, चैप्टर 22 में, कंपनीज एक्ट का चैप्टर 22 में, फॉरेन कंपनीज है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये किसके ऊपर लगेगा, जो ये डेफिनेशन में फॉल हो रही है। उसके बाद हमने क्या देखना है ना, ये देखो, ये हमने किया था, इजी लैंग्वेज में लिखा था। कहते पहले कंपनी देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 42 की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, तो वो तो फॉरेन कंपनी है, उसके ऊपर चैप्टर 22 अप्लाई हो जाए। उसके बाद देखो, उस फॉरेन कंपनी के अंदर पैसा किसने लगा रखा है, कम से कम 50% पैसा किसने लगा रखा है। वो पैसा इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, चाहे दोनों। ठीक है, चाहे किसी भारतीय इंडिविजुअल ने लगा रखे हैं, चाहे भारतीय किसी कंपनी ने लगा रखे हैं, चाहे दोनों ने मिलकर लगा रखे हैं, तो उस कंपनी को किसका दर्जा दे दिया जाएगा, कैसे मान लिया जाएगा, जैसे कि वो क्या है, इंडियन कंपनी है, डीम टू बी इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर चैप्टर 22वां तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में बाकी जो प्रोविजन है, बाकी जो चैप्टर्स है, जो जो एप्लीकेबल है इंडियन कंपनी के ऊपर, इस डीम्ड इंडियन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ये चीज पर। ठीक है, ये चीज की है। उसके बाद 380 में क्या था, डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन था हमारा, डॉक्यूमेंट्स वाला। ठीक है, कि अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने हैं, सबमिट करवाने हैं आरओसी को। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितनी देर में कराने, 30 दिन के अंदर अंदर। जब आपने क्या कर दिया, आपने खोल दिया पीओबी इंडिया में, दफ्तर खोल दिया इंडिया में, ऑनलाइन हो गया, फिजिकल, या खोल दिया एजेंट के थ्रू, तो आपको आरओसी को क्या करनी है, एक तो सर्टिफाइड कॉपी किसकी, जन्म पत्रियों की, एमओए एओए, जिसको चार्टर वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक है, एमओए को चार्टर भी बोल देते हैं, और एओ को ना मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है, फाउंडेशन में बच्चों को बताते होते हैं हम इसको। ठीक है, या और कोई इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत उसने जन्म लिया, मेन यही होते हैं एमओए। उसके बाद अगर ये अंग्रेजी भाषा में नहीं है, देखो बस इसी पॉइंट पे भी कई बार हमने देखा था ना क्वेश्चन बैंक में, इसी पॉइंट पे उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया हो, कि ये ना अगर अंग्रेजी भाषा में, तो हमारे को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करवा के कॉपी सबमिट करनी है आरओसी को। ठीक है, आरओसी को क्या समझ आएगी अगर और कोई भाषा में होगी। तो इसी पॉइंट के ऊपर हमने इतने सारे वो किए थे ना, प्रैक्टिकल केस स्टडीज या क्वेश्चन किए थे। ये था। फिर भाई अपना जो मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है, उसका ऑफिस का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भेजो, फिर लिस्ट भेजो किसकी, सब डायरेक्टर्स की। ठीक है, सब डायरेक्टर्स वगैरह की लिस्ट भेजो, डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी की लिस्ट भेजो। उसमें उनका पूरा नाम, पता, पैन, सब वो सारी ना जो मेन बेसिक डिटेल्स होती है, फादर मदर का नेम, डीओबी, नेशनैलिटी, पासपोर्ट है कितने हैं, कौन सी कंट्री में इशू किया वो बताओ, एक से ज्यादा है तो उसकी बताओ, पैन, ऑक्यूपेशन। अगर आप किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर हो तो उसकी भी डिटेल्स होता, कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हो, डिन नंबर बता दो, सिन नंबर बता दो, याद है, कंपनी की डिटेल निकालते हैं एमसी की वेबसाइट पे, रिलायंस की सिन नंबर, उसके जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, सिन नंबर में लास्ट के 6 डिजिट को रजिस्ट्रेशन नंबर, या अदर डायरेक्टरशिप है, या मेंबरशिप नंबर अगर सेक्रेटरी है, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स आपको बतानी। ठीक है, और कहते हैं इंडिया में जो बंदा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी फॉरेन कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है कि ये हमारे बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो उसका भी एड्रेस वगैरह बताओ आप आरओसी को, ताकि आरओसी को कुछ भेजना है इसको भेज दे। फिर फुल एड्रेस किसका, प्रिंसिपल पीओबी, ऊपर क्या था, फॉरेन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अभी इंडिया में प्रिंसिपल सबसे मेन पीओबी इंडिया में कौन सी है, उसकी डिटेल बता दो। फिर उसके बाद कोई भी और आपने खोला बंद किया पीओबी, उसकी डिटेल बता दो, और फिर आप डिक्लेरेशन दोगे, कौन, डायरेक्टर या वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो ऑथराइज पर्सन था, वो डिक्लेरेशन देंगे कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, कंपनी बनाते टाइम पे, मैनेज करते टाइम पे, यहाँ या बाहर हमने कोई गलत काम किया, वो डिक्लेयर करेंगे, कंफर्म करेंगे। ठीक है, या कोई और इन्फॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब करे सरकार वो दे। अच्छा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में दी जाएगी, फॉर्म नंबर 1, FC1, फॉरेन कंपनी का फॉर्म FC1 में 30 दिन के अंदर है, जब पीओबी इंडिया में बन गया, उसमें आपको भेज, सब सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये वाले जो हमने पढ़े फीस के साथ, और साथ में टेस्टेड कॉपी किसकी यानी अप्रूवल की। अच्छा, जब फॉरेन कंपनी है ना, ठीक है, फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ना फेमा एक्ट भी लग जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, वहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ ट्रांजेक्शन करनी है ना, फॉरेन ट्रांजेक्शन, तो आपको कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल लेनी होती है। जैसे कहीं कहीं पे लिखा है आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी है, या किसी और अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी है, तो अगर वो कहीं लिखा हुआ है ना आपके ऊपर वो अप्लाई हो रही है, तो वो अप्रूवल की भी कॉपी साथ में लगा दो, ये लिखा हो। ठीक है, और अगर कहते हैं आपको अप्रूवल वो अगर नहीं चाहिए, तो वो जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया था,
वो डिक्लेरेशन दे दे कि भाई इस कंपनी के ऊपर ये अप्लाई कोई नहीं हो रही, कोई यहाँ पर इनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही कर सकती है काम। उसके बाद हमने क्या किया था इधर, कहते हैं अगर कोई पीओबी इन इंडिया आपने बंद कर दिया, ऑफिस दफ्तर जो खोला था बंद कर दिया इंडिया में, भी उसकी इन्फॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार को बताओ ताकि आप वो अपने रिकॉर्ड्स में चेंज कर ले। ठीक है, उसके बाद डेट जब आपने बताई रजिस्ट्रार को कि हमारा दफ्तर बंद हो गया, उस डेट से आपकी लाइबिलिटी खत्म। उस ऑफिस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन और बताने, अगर आपका और कोई दफ्तर इंडिया में और नहीं है तो आपको बिल्कुल ही लाइबिलिटी खत्म। नहीं तो आपकी किसके प्रति सिर्फ लाइबिलिटी खत्म होगी, सिर्फ वही वाली ऑफिस से ले, बाकी की तो डिटेल देनी पड़ेगी आपको, ये किया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, इधर क्या किया था, कहते पुराने कंपनीज एक्ट में 592 के अकॉर्डिंग यहाँ पर यही प्रोविजन दिए थे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने, तो कहते वो कंटिन्यू होंगे, उसको भी ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म नंबर 2 कौन सा था अगर आपको याद हो, भाई कुछ भी जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी आरओसी को उसमें कुछ चेंजेस है, किसी के एड्रेस में चेंज है, कुछ भी किसी भी चीज में चेंज है, तो आपको ऑल्टर्ड इंफॉर्मेशन भी बतानी होती है जो आपने चेंज। तो ये 30 दिन के अंदर जब आपने चेंजेस कर दी ना डॉक्यूमेंट्स में, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करो फॉर्म नंबर 2, ये लिखा हो। फॉर्म नंबर 1 था ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर्म नंबर 2 था आपने ऑल्टर्ड किए थे, चेंज किए। फिर हमारा सेक्शन 381 कौन सा, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, किताबें बनानी फॉरेन कंपनी ने उससे रिलेटेड। अब फॉरेन कंपनी कहते हैं हर कैलेंडर ईयर में वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाएगी और उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करेगी। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है। और एज पर रूल 4 क्या लिखा हुआ है कि एज पर फाइनेंशियल ईयर जो भी धंधा फॉरेन कंपनी का इंडिया में चल रहा है, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, हम उसके ऊपर ही लगा रहे हैं ना यहाँ पे कंपनीज है, कहते जो उसका धंधा इंडिया में चल रहा है ना, वो एज पर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च का क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। और किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ लिया अकाउंट्स में, पढ़ लिया कि पढ़ रहे होगे कि पढ़ने हैं अभी? हाँ, ठीक है। ठीक है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, और कौन से प्रोविजंस लगाएंगे, जो कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर 9 है जो भी हमने करना है, ठीक है, उसके ऊपर भी वो प्रोविजंस लगा देंगे। कहते कि और ना कंपनी को क्या करना होता है, अगर अलग अलग जगह पे ऑफिस हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी होती है, एक इकट्ठी बैलेंस शीट भी बनानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें पूरा उसका हेड ऑफिस ब्रांचेस सबकी टोटल ग्रॉस टोटल सबका इकट्ठे मिला के भी वो डिटेल आ रही हो, वो भी करना होता है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर तो वो जिस कंट्री में उसका जन्म हुआ वो वाले फिर प्रोविजन लगते हैं वो बनाने के लिए। और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन कहाँ की मैंने, सेक्शन 2 क्लॉज 41 की मैंने, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है, और कहते हैं अगर आपको कोई और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है ना उससे अलग, तो आपको ना क्या चाहिए होती है, सरकार की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिखा है कि अगर फॉरेन कंपनी जिसका पीओबी इंडिया में, अगर उनको क्या करना है, कोई और फाइनेंशियली फॉलो करना है ना 31 मार्च के अलावा, तो आप कोई और फॉलो कर सकते हो, बस सरकार की सहमति ले लो, ये लिखा था। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या लिखे, सरकार अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स निकाल सकता है कि ये चीजें अप्लाई होंगी फॉरेन कंपनी के ऊपर, ये नहीं होंगी, ये लिखे। और अगर अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करके वो कॉपी लगानी। ठीक है, ये ऊपर भी पढ़ा था जन्म पत्रियों के केस में भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में भी पढ़ा। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, 380 में वो सारे डॉक्यूमेंट, 381 में हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के वो भी रजिस्ट्रार को सबमिट करने हैं। अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो ट्रांसलेटेड कॉपी अंग्रेजी भाषा में वो किया। अब कहते हैं और क्या क्या भेजना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और क्या भेजना है आपको हर साल, कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल पीओबीज एस्टैब्लिश्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया एज ऑन बैलेंस शीट डेट। वो 31 मार्च को है, जो भी फाइनेंशियल ईयर वो फॉलो करी ना फॉरेन कंपनी, उस डेट पे जितने भी पीओबी थे इंडिया में, ठीक है, उस सबकी डिटेल भेजोगे आप कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 3 में भेजोगे आपको। ठीक है जी, और यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई आप बंद करते हो वो इन्फॉर्मेशन भी बताओ आरओसी को, जिस डेट से आपने बताया है उस डेट से आपकी वो लाइबिलिटी खत्म बताएं उस दफ्तर के प्रति। ठीक है जी, और आपको ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये आप पढ़ोगे जब शेड्यूल 3 करोगे, है ना। स्टेटमेंट और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपको अलग से बताना पड़ता है, रिलेटेड पार्टी के साथ। ठीक है, रिलेटेड पार्टी की भी डेफिनेशन डिटेल पढ़ोगे, कौन है रिलेटेड पार्टी, कंपनी के डायरेक्टर, उनके रिश्तेदार या घर वाले या जो भी, उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन की अलग से बताओ आप। फिर आपने कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ कहीं और किसी कंट्री में भेजा, अब वो वापस आएगा, कैसे आएगा कंट्री पे, ठीक है जी, वो रिपार्टेड
वापस ला रहे हैं पैसे, ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताओ। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कुछ प्रॉफिट का हिसाब डिविडेंड के रूप में बांट दो, जैसे भी कर रहे हो उसकी डिटेल आप बता दो, ठीक है। तो इधर ये पीओबी की इंफॉर्मेशन भी देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में पीओ की भी डिटेल, और ये कुछ ये चीजें भी अटैच करनी है, स्टेटमेंट्स भी अटैच, ये पढ़ा। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को कितनी देर में भेजने हैं हमने, ये वाले तीन, ये तीनों चीजें कितनी देर में भेजनी है, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिससे डॉक्यूमेंट रिलेट करें। और रजिस्ट्रार अगर कुछ सच में कुछ रीजन था, ठीक है, और रजिस्टर सेटिस्फाइड है यार ये 6 महीने में नहीं दे पाता, तो 3 महीने की मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकती है कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस पीओबी की लिस्ट फॉर्म नंबर 3 में, ठीक है, और ये स्टेटमेंट, ये जो 3 स्टेटमेंट की बात की, और ये फॉर्म FC3, ठीक है, ये सब 6 महीने के अंदर अंदर भेजिए फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्लस 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है, ये चीजें किया था। और फिर भाई ये जो फॉरेन कंपनी है, इनको अपनी किताब पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स बना रही है, इसको ऑडिट भी करवाना होगा, चेक करवाना होगा, ठीक है, जो भी इंडिया में ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं उसके लिए जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसको ऑडिट करवाना होगा आपको। किससे करवाना होगा, जो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे ऑडिट करवाना पड़ेगा। या फर्म है या LLP है चार्टर्ड अकाउंट, याद है हमने ऑडिट एंड ऑडिटर में किया था, कौन एलिजिबल करने के लिए, या इंडिविजुअल या फर्म या LLP ऑफ ऑडिटर्स, है ना। और इसके ऊपर कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन लग जाएंगी, चैप्टर 9 अकाउंट्स के, चैप्टर 10 ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर वाला वो भी एप्लीकेबल है। हाँ जी, समझ आ रहा है इधर, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों सब समझ आ रहा है। नकुल, यस मैम। विशाल का गायब हो गया। ठीक है, चल। हाँ जी, फिर हम आगे करते हैं सेक्शन 382, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। कंपनी का नाम, किस कंट्री में उसने जन्म लिया, उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, वो आप दफ्तर के बाहर भी लगा के रखोगे, और सब डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन करोगे, ये था बस इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन करना, ठीक है, रीडेबल भी हो, कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिट मतलब क्लियरली डिस्प्ले हो, ठीक है, और लेजिबल मतलब रीडेबल फॉर्म में। आपको हर दफ्तर के बाद जो आपने इंडिया में खोला हुआ है, कंपनी का नाम और कंट्री जहाँ पे उसने जन्म लिया, ठीक है जी, उसका नाम प्रॉपरली रीडेबल फॉर्म होना चाहिए, एक अंग्रेजी भाषा में, और जहाँ पे वो ऑफिस है उसकी लोकल लैंग्वेज वहां पर मेंशन कर दो। और कहते हैं और कहाँ पे मेंशन करना है, एक तो वो दफ्तर और सभी डॉक्यूमेंट्स पे, जो भी आपके लेटर हेड्स हैं, बिल हेड्स हैं, कोई भी नोटिस है, कोई पब्लिकेशन मैगजीन है, कोई आप निकालते हो, जैसे हमारी स्टूडेंट जर्नल आती है, मेंबर जर्नल आती है, ऐसी कंपनी की कोई है, वहां पे भी नेम ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप डालोगे अंग्रेजी भाषा। डॉक्यूमेंट्स में नहीं लोकल लैंग्वेज की, इंग्लिश सफिशिएंट है। ऐसे ही आपको क्या डिस्प्ले पे करना है, दफ्तर के बाद और क्या लगाना है इधर, लाइबिलिटी मेंबर्स की अगर लिमिटेड है तो वो भी आपको मेंशन करना है अंग्रेजी भाषा में, और एक लोकल, और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में सब डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दो अगर आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है लिमिट। तो ये चीजें बता दी, समझ आया। हाँ जी। फिर सेक्शन 383 क्या था, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी का मतलब, हाँ जी, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, बोलो जी, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, कुछ डॉक्यूमेंट भेजना फॉरेन कंपनी को, तो कहते किसको भेजा, ऐसा मान लिया जाएगा कि इसको भेज दिया तो फॉरेन कंपनी को भेज दिया, जो बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया था ना, जिसका नाम भेजा था 380 में हमने, वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी के बिहाफ पे ये ऑथराइज है बंदा, सब डॉक्यूमेंट्स वाले एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसको भेज दिया जाएगा, तो ऐसे मान लिया जाएगा कि कंपनी को भेज दिया फॉरेन कंपनी को, इसके एड्रेस पे भेज दो, ठीक है, या पोस्ट कर दो, या खुद दे आओ या पोस्ट कर दो, जैसे मर्जी, या ऑनलाइन मोड पे दे दो ये किया था हमने। फिर 384 आओ, 384 हमारा कुछ ये मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ था, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कहते हैं कुछ प्रोविजन कंपनीज एक्ट की, ठीक है, दूसरे चैप्टर्स की भी प्रोविजन ये फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लग जाती है, ठीक है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मतलब सेम टू सेम, जैसे बाकी कंपनीज के ऊपर लग रही है, बाकी इंडियन कंपनीज के ऊपर सेम टू सेम ये फॉरेन कंपनी के ऊपर भी लग जाएगी, जो इंडिया में पता चल रहा है उसके ऊपर, विद सम नेसेसरी चेंजेस, अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़े उसके साथ आप वो अप्लाई कर सकते हो जी, ठीक है, जैसे डिबेंचर्स इशू करने हैं, जो हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में,
फिर उसके बाद सेक्शन 92 में क्या था, एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी फॉरेन कंपनीज को। ठीक है, और यहाँ पे बस फर्क क्या होगा, इधर फॉर्म क्या आ जाएगा, फॉर्म नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर्म नंबर 1 क्या था हमारा, हाँ डॉक्यूमेंट्स था। फॉर्म नंबर 2 था, वो चेंज किया तो भेजना पड़ेगा फॉर्म। फॉर्म 3 क्या था, पीओबी की लिस्ट, पीओबी की लिस्ट। फॉर्म नंबर 4 क्या आ गया, एनुअल। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितनी देर के अंदर अंदर भेजना होता है ये वाला फॉर्म हमने, 60 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर की भी प्रोविजन इसके ऊपर लग जाएगी, और चैप्टर 9 में उसके अंदर सेक्शन 135 में पढ़ेंगे सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों का भला भी करना है कंपनी, अपना प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत हिस्सा लोगों के भले में लगाएं। ठीक है, ये 135 इसके ऊपर भी लग जाएगा। फिर एक उसका कंपनी का उसके 128 की बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है हमने, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रखने हैं जो भी दफ्तर इंडिया में। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब पैसों का सारा हिसाब किताब प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी पैसा आया गया, जो एसेट खरीदा बेचा, जो भी सेल हुई परचेज हुई, उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर बना के रखना है, रेडी करके रखना है। और चार्जेस की भी प्रोविजन लगेंगी। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन क्वारी इन्वेस्टिगेशन का अलग से चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 6 लगेगा, चैप्टर 14 लगेगा। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कंपनी अकाउंट्स का हो गया, यहाँ पे कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर वाला हो गया, शेयर कैपिटल वाला हो गया, यहाँ पे चार्जेस वाला हो गया, इंस्पेक्शन वाला हो गया। तो ये सारे एक तरह से हमारे हैं जो प्रोविजन, इनके ऊपर भी लगेंगे फॉरेन कंपनी के ऊपर, म्यूटेटिस म्यूटेंटी। फिर 385 में क्या था, कहते जो भी आप फॉर्म फॉर्म भर रही हो उसकी फीस क्या है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड लक्ष्य हैं हमारे कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस। 2014 में फीस वगैरह मेंशन कर रखी है, वहां पे रेफर कर सकते। उसमें 386 में इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रेट करना है, समझाया हुआ कुछ वर्ड्स का मतलब। जिसे सर्टिफाइड मतलब कुछ भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो कि ये सही ट्रू कॉपी है या करेक्ट ट्रांसलेशन। सर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि ये सही है, हमने सर्टिफाई कर दिया, साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। ये यहाँ पे हम क्या करे थे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेटेड, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, सही है, और सही ट्रांसलेटेड, सही तरीके से ट्रांसलेट किया, करेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्टर का मतलब यहाँ पर जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे बीओडी चल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाकी चल रहे हैं, वो है यहाँ पर। ठीक है, और प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर कहते हैं इंक्लूड क्या, कौन कौन से दफ्तर करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस या शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पे शेयर से रिलेटेड चीजें चल रही है उसको भी पीओबी बोल दिया जाता है। हाँ जी। फिर आते हैं आगे के हमारे कुछ सेक्शन थे किससे रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। भाई जैसे नॉर्मल इंडियन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए लोगों का, ऐसी फॉरेन कंपनी भी इशू कर सकती है। जो भी इंडिया में धंधा चल रहा है, यहाँ पे इंडिया में लोगों से पैसा लगवाना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है कंपनी। तो वो प्रॉपरली डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये लिखा था। अब यहाँ पे क्या किया था, कोई भी बंदा, ठीक है, इंडिया में ये बांटेगा नहीं प्रोस्पेक्टस किसी को भी। ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए, अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए, चाहे वो कंपनी का जन्म हो गया बाहर या होना है, चाहे इंडिया में पीओबी है या नहीं है। ठीक है जी। तो आप तब तक नहीं प्रोस्पेक्टस बांट सकते तब तक कि वो प्रॉपरली डेटेड नहीं है और साइन नहीं है, और उसमें ये नीचे दी हुई चीजें नहीं है। अभी क्या थी कि एक तो उसमें बताया नहीं हुआ उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या मेंशन किया, इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया हो कि ये डॉक्यूमेंट्स के तहत, एमओ के तहत ये कंपनी ने जन्म लिया है, वो बताना है, मेंशन करना है। ठीक है, या कौन से प्रोविजन थे, कौन से एक्ट के तहत कंपनी ने जन्म लिया, जैसे कंपनी है 2013, तो वो मेंशन करो। और इंडिया में वो एड्रेस बता दो जहां पे ये डॉक्यूमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नजर मार सकते हैं, किसी ने मारना हो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में ये चीजें मेंशन हो, और साथ में एड्रेस भी मेंशन हो गई जहाँ पे ये देख सकते हैं। और कहते हैं अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी अंग्रेजी भाषा में लगाओ। ठीक है, और कहते हैं डेट और कंट्री जहाँ पे आपने जन्म लिया वो बताओ, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री जहाँ पे आपने जन्म लिया वो बताओ। और कहते हैं कि अगर आपका क्या है, कंपनी ने पीओपी इंडिया में बनाया है, तो एड्रेस बता दो, जो इंडिया में मेन प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल पीओबी है, उसका एड्रेस बता दो। ठीक है, और एक हम प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेक्शन 26 में भी लिस्ट डाउन की रखी है चीजें। कहते हैं वो वाला एक तरह से ये वाला चैप्टर भी लग जाएगा उसके ऊपर, प्रोस्पेक्टस वाले प्रोविजन। अच्छा एक बार बताओ, कहते कब ये तीनों चीजों की जरूरत नहीं है देने की, बोलो जी, ये तीनों चीजें कब जरूरत नहीं है देने
आप बताओ, नई नई कंपनी होती है ना, तब जरूरी होता है ना बताना, कंपनीज एक्ट के तहत जन्म लिया, ये जन्म पत्रियां हैं, चेक करने यहाँ आ जाओ। भाई अगर इतने सालों साल चल रही है कंपनी, ठीक है, तो एक तरह से ये जरूरत नहीं होती ये चीजें फिर से बताने की। ठीक है, कि हम ये कुंडलियां जन्म पत्रियां ले लेके घूमे या बताए कि यहाँ चेक कर लो। कहते हैं अगर प्रोस्पेक्टस आप इशू कर रहे हो, बांट रहे हो, कब? 2 साल बाद, आफ्टर डेट एट विच कंपनी इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। 2 साल बीत चुके, कंपनी जब धंधा शुरू किया था, एलिजिबल थी कमेंस करना, उसके बाद से 2 साल बीत चुके हैं। पहले 2 साल जरूरत होती है बताने की, जन्म पत्रियां या एड्रेस या कंपनीज एक्ट के तहत जन्म लिया, तब बताने की जरूरत होती है। उसके बाद नॉर्मल हो जाती है चीजें, उसके बाद नहीं बार बार बताने की जरूरत होती ये चीज। ठीक है, जैसे सपोज कुछ भी लगा लो, सपोज हमारी अकेडमी नई नई बनी थी, है ना, तो उसमें हमें हर टीचर का नाम या कुछ ऐसे लिखना होता था। अब यही बहुत साल बीत जाएंगे, तो हमें हर चीज नहीं मेंशन करने की जरूरत रहेगी। थोड़ा सा वो हमने, चाहे आजकल वो टीचर्स के कार्टून टाइप भी बना देते हैं, उससे भी रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, है ना, बच्चे। तो ऐसे होता है। आप बताओ फिर हर चीज बताने की जरूरत नहीं थी जब कुछ टाइम बीत जाता है, तो यहाँ पे वो कुछ टाइम क्या है, 2 साल है ना, ये चीज है। फिर आगे कहते, अगर कोई भी कहे ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, ऊपर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें वॉइड होंगी। या कंपनी बोल दे, या कंपनी के ऊपर कोई ब्लेम डाल रहा है कोई भी बंदा, या कोई कह रहा है कि ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि वो ऊपर वाली चीजें करनी जरूरी। ठीक है जी, नॉट वैलिड, वॉइड मानी जाएगी। तो मतलब कोई यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, करनी करनी है आपको। यहाँ पे सब सेक्शन 2 कहते हैं नॉट प्रोविजन एक्सेप्शन रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन, ऊपर फॉलो करनी ही करनी है चीजें, कोई एक्सेप्शन नहीं किसी को दे रही, ये बोला। उसके बाद इधर क्या बोला हुआ है, कहते जब आप प्रोस्पेक्टस भेज रहे हो, है ना, तो साथ में क्या भेज दो, एप्लीकेशन फॉर्म भी भेज दो, कि अगर कोई प्रोस्पेक्टस पढ़ के इम्प्रेस हो गया, सेटिस्फाइड हो गया कि लगा लेते हैं कंपनी में पैसे, तो साथ में वो फॉर्म भी भर दे अपने। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कौन से केस में जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्टस के साथ फॉर्म भेजने की? अगर हम वो प्रोस्पेक्टस किसको दे रहे हैं बताओ फिर? अंडर राइटर्स को भेज रहे हैं। अंडर राइटर याद है ना, जो कंपनी के बिहाफ पे शेयर्स में पैसा लगाएंगे लोगों के। ठीक है, तो कहते हैं कि हमने प्रोस्पेक्टस दे दिया, मेन डॉक्यूमेंट दे दिया, अंडर राइटर्स को वो बहुत है। अब वो आगे देखे लोगों से कैसे सब्सक्राइब करने हैं, शेयर्स में पैसा कैसे लगाना, वो अपने आप देखे क्या भेजना है क्या नहीं। तो उनको फिर मैंडेटरी नहीं अंडर राइटर्स के केस। और कंपनी का इन लोगों के साथ क्या होता है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, ये चीज था। हाँ जी, और वो अंडर राइटर्स को क्या मिलती है, अपनी फीस या कमीशन। अच्छा, ये किया था हमने। ये 387 वाला सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ये प्रोस्पेक्टस दो, उसमें ये डालो, साथ में फॉर्म भेजो, ये पूरा सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बोलो जी बोलो। बिल्कुल, बिल्कुल। पुराने लोगों को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ठीक है, या पुरानी स्कीम ही हम फिर से अब इशू कर रहे हैं। भाई अपने लोगों को फिर से बता रहे हैं कंपनी का क्या है, जन्म पत्रियां ये है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में जन्म लिया था भाई। आप मतलब सपोज वही वाली बात जो हमने क्लास में एग्जाम्पल लिए थे, स्टार्टिंग के 2-4 दिन हम नाम पूछेंगे फिर से बार बार, फिर यूज टू हो जाएंगे, फिर जरूरत नहीं है फिर से कि कहाँ से आए हो, वो सब नाम चीजें पूछने की जरूरत नहीं। तो अगर पुराने लोगों को ही फिर से आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो कोई, उनको प्रोस्पेक्टस या एप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है, सेक्शन यही लगेगा, ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। या कोई पुरानी स्कीम सेम टू सेम फिर से इशू कर रहे हो, ऑफर निकालो, तो अब भी जरूरत नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या था, पुराने लोगों को राइट शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, या पुराने लोगों को ही क्या इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर, ये किया था। हाँ जी, फिर इधर क्या आया था हमारा सेक्शन 388 में, प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट्स कंसेंट एंड अलॉटमेंट। प्रोस्पेक्टस में क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट की भी कंसेंट और स्टेटमेंट डली होनी चाहिए भाई, वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी बंदा प्रोस्पेक्टस नहीं बांट सकता इंडिया में सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए, अगर चाहे उसका जन्म हो गया कंपनी का, ठीक है, चाहे नहीं हुआ बाहर, ठीक है, और पीओबी इंडिया में खोल लिया या नहीं खोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके प्रोस्पेक्टस में क्या है, किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डली हुई है,
आपको बताया था ना एक्सपर्ट की क्यों स्टेटमेंट डालते हैं, उसमें क्यों डालते हैं, ताकि लोग ना एक तरह से विश्वास करें और तो और पैसा लगे। कहते हैं अगर एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दी ही नहीं है पर आपने डाली हुई है, या उसने दे दी थी पर आरओसी को देने से पहले, रजिस्टर करवाने से पहले, जो प्रोस्पेक्टस हमने रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है, रजिस्टर करवाना होता है, वो भी उससे पहले उसने वापस ले ली थी अपनी स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो कहते हैं कि फिर आप कैसे वो इंक्लूड करके भेज सकते हो दुनिया में, ऑफर कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस कैसे बांट सकते हो। ठीक है, उसने दी नहीं या देकर वापस ली, फिर नहीं आप ये प्रोस्पेक्टस आगे सर्कुलेट कर सकते। दूसरा क्या था, कहते या आपने प्रोस्पेक्टस में डाली नहीं कोई स्टेटमेंट, ठीक है, पर उसने दी थी, आपने डाली नहीं, या उसने दी थी और उसने अभी तक विड्रॉ भी नहीं की, उसने दिया और विड्रॉ नहीं किया, आपने तब भी नहीं डाली, तब भी आप क्या नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये चीज हो गई। तीसरा यहाँ पे क्या है, कहते हैं so factor does not have the effect of rendering all person concerned bound by provisions of this। अब कहते हैं यहाँ पर ना हमारे ये वाले कुछ सेक्शंस है जो आगे जाके हम करेंगे दूसरे चैप्टर में, सेक्शन 33 और 40, कि यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स इशू करने पड़ते हैं, प्रॉपरली इशू करो, उसमें ये चीजें होंगी। ठीक है, या स्टॉक एक्सचेंज पे आपको सिक्योरिटीज डील करनी है, उसमें प्रॉपर आपको रजिस्टर कराना होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस जो आप बांट रहे हो ना, उसका असर क्या हो रहा है कि ये प्रोविजंस अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहते फिर नहीं आप बांट सकते। अगर आप प्रोस्पेक्टस बांट रहे हो उससे ना कोई प्रोविजन कम नहीं होनी चाहिए कि अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सब प्रोविजन अप्लाई होगी, कंपनी इज बाउंड बाय दीज प्रोविजन। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी। और क्या लिखा हुआ है, कहते स्टेटमेंट डीम टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। कहते कब मान लिया जाएगा कि स्टेटमेंट डली हुई है प्रोस्पेक्टस में। कहते या तो आपने क्या लगाया हुआ है, कोई साथ में आपने रिपोर्ट अटैच करी हुई है, या मेमोरेंडम मतलब कोई कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर अटैच किया हो, ठीक है, कि लोग उसको पढ़ ले, या आपने क्या किया, रेफरेंस दिया हुआ है कि आप ये चीज को रेफर कर लो इसको समझने के लिए, तो उसको भी क्या मान लेंगे, स्टेटमेंट इंक्लूडेड है प्रोस्पेक्ट। समझ आ गया ये। और इधर नकुल है, नकुल? यस ठीक, मैम। ठीक है। हाँ जी, फिर इधर हमने क्या किया था, सेक्शन 389 में रजिस्टर करवाना प्रोस्पेक्टस। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम लाइंस। कोई भी बंदा इंडिया में प्रोस्पेक्टस नहीं बांट सकता सिक्योरिटीज में पैसा लगवाने के लिए, किस कंपनी से रिलेटेड, कंपनी का जन्म हो गया बाहर या होना है, या पीओबी इंडिया में खोल लिया या अभी खोलना है। ठीक है, जब तक की प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो कि किसने अप्रूव ना की हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या मैनेजिंग बॉडी ने ना अप्रूव की हो, ठीक है, उसकी कॉपी अप्रूवल के बाद और साइन होने के बाद, किसके साइन, जो कंपनी का चेयरपर्सन है साथ में दो डायरेक्टर्स। ठीक है, एक तो यहाँ पे अप्रूव्ड होनी चाहिए मैनेजिंग बॉडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और साथ में साइंड होनी चाहिए किसके द्वारा, चेयरपर्सन और दो डायरेक्टर्स के द्वारा। उसके बाद वो कॉपी रजिस्ट्रार के पास आप सबमिट करोगे ताकि वो रजिस्टर कर ले अपने पास। ठीक है जी। और कहते हैं प्रोस्पेक्टस में वो भी मेंशन कर दो ताकि लोग उससे पढ़ के संतुष्ट हो जाएं। क्या लिख दूं उसमें, प्रोस्पेक्टस में ऐड कर दूं कि भाई हमने इसकी कॉपी कहाँ सबमिट की हुई है, रजिस्ट्रार को सबमिट की हुई है। तो लोगों को और विश्वास जा जाएगा कंपनी में कि ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा ही नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, ये चीज है। और आपको क्या करना है साथ में अटैच, एक्सपर्ट की कंसेंट, जिसके बारे में अभी अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, या जो और अदर डॉक्यूमेंट है रूल 11 में गिवन। ठीक है, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी लगानी है आपको, कंसेंट, और क्या लगाना है, रूल 11 में क्या दिए, उसकी कंसेंट, या आपने अगर कोई एमडी या मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है और ऐसे ही कर दिया बिना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना मेमोरेंडम गिविंग फुल पर्टिकुलर, आपको ना एक डिटेल तैयार करनी पड़ेगी, मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने किसी एमडी को, मैनेजर को अपॉइंट किया है तो उसकी कॉपी लगा दो, वो कॉन्ट्रैक्ट की या खुद से बना के, अगर अलग से नहीं है कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न तो वो भी लगाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के साथ रजिस्ट्रार को सबमिट करने के लिए। ठीक है, और आपको क्या लगाना पड़ेगा, जो आमतौर पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहे वो जरूरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, जैसे आपको बताया था लोन लेना, फिक्स एसेट्स खरीदना बेचना, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होते ना। ठीक है, तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की भी कॉपी लगाओ। फिर और क्या था, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। तो एक तरह से अगर आप यहाँ पे हेड देखो ना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने दूसरे लोगों के साथ किए। और कौन सी, पावर ऑफ अटर्नी,
इफ प्रोस्पेक्टस साइन थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जो आपको बताया था ना, यहाँ पे साइन करेगा चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर, अगर ये खुद नहीं करे, इनके बिहाफ पे कोई और कर रहा है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी लगाओ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? एमडी और मैनेजर वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, और जो यहाँ पर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो किए जाते हैं वो वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, अंडर राइटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। और भाई साइन अगर यहाँ पे कोई और कर रहा है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी लगाओ यहाँ पर साथ। और इधर एक्सपर्ट के बारे में ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो भी लगाओ। ये सारी चीजें आरओसी को सबमिट करनी है। और क्या था? प्रोस्पेक्टस, जो कि आपने अप्रूव किया, इधर अप्रूव्ड प्लस साइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगानी, ये सारी हमने भेजनी है किसको? आरओसी को। समझ आ गया ये चीज? ठीक है, ये सारी चीजें रजिस्ट्रार को सबमिट कर। ठीक है, तो ऊपर वाले सेक्शंस थे हमारे प्रोस्पेक्टस के। फिर हमने स्टार्ट किया था 390 आईडीआरस, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये क्या था? आईडीआरस, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, बोलो जी बोलो। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था इधर, है ना? जैसे फॉरेन फॉरेन कंपनी है, उनको अपनी सिक्योरिटीज में पैसा भारत के लोगों से लगवाना है। ऐसे तो कोई नहीं उठ के आ सकता, या हम अगर कहीं चले जाए इंग्लैंड में, अमेरिका में, कोई नहीं हमें ऐसे परमिशन देगा। तो कैसे करना पड़ता है? यहाँ पे फॉरेन कंपनी अपनी सिक्योरिटीज देती है किसको? कस्टोडियन, जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे होल्ड करता है। अभी कस्टोडियन इंडिया में बैठा इंडियन डिपॉजिटरी से डील करता है, अपनी सिक्योरिटीज इसको ट्रांसफर करता है। अब ये इंडियन डिपॉजिटरी क्या करता है? ठीक है, भारत के लोगों को ऑफर करता है वो सिक्योरिटीज फॉरेन का। ठीक है, और बदले में क्या करता है? इशू उनको रिसीट, जिसको बोलते हैं आईटीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, और बदले में उनको क्या मिलती है? वो रिसीट, आईटीआर, इंडियन डिपॉजिट। तो ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसने क्रिएट किया होता है? डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इसने किया। ठीक है, ऑथराइज में किसने ऑथराइज किया था ये? अल्टीमेट कौन था ऑथराइज बंदा? यहाँ पे अथॉरिटी जिसके पास थी, कौन कर रहा था अल्टीमेट? ओरिजिनल बंदा कौन था? वही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अल्टीमेटली यही कर रही थी ना सब कुछ। यही से शुरुआत हुई, जो कि क्या इशू कर रही है? अथॉरिटी बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मेकिंग इश्यू ऑफ सच डिपॉजिट। ठीक है, और कहते हैं सरकार चाहे इस कंपनी से रिलेटेड रूल्स निकाल सकती है, जिसका जन्म हो गया बाहर या होना है, या पीओबी इंडिया में है या नहीं है, किससे रिलेटेड? आइडिया से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, या प्रोस्पेक्टस को और क्या बोल दो? लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफर मतलब जिसके थ्रू कंपनी ऑफर कर रही है लोगों को कि हमारे शेयर में पैसा लगाओ। या आईडीआर आप कैसे डील कर रहे हो? किसके द्वारा डील किया जाए? डिपॉजिटरी के द्वारा, कस्टोडियन के द्वारा, अंडर राइटर्स के द्वारा अगर डील किया जा रहा है, तो कैसे डील करोगे? सरकार इसके तहत रूल निकाल सकती है। ये इसको आपको सेल करना, ट्रांसफर करना है, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे आपके ऊपर? ये किया, उसके बाद भाई आप ना आइडिया तभी इशू कर सकते हो अगर आप क्या कंप्लाई करो। कौन कौन सी किस किस की बातें आपको माननी पड़ेगी? सरकार की बात मानो, फॉरेन कंपनी के रूल्स की बात मानो, सेबी की बातें मानो, आरबीआई की बातें मानो, ये सारी सरकारी अथॉरिटीज की बातें मानो। तभी जो जो उन्होंने दे रखी है, रूल्स निकाल रखे हैं, प्रोविजन निकाल रखे हैं, उनकी बातें मानो, जनरल सी चीजें। और यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पहला फर्स्ट ग्लोबल बैंक था जिसने इंडिया में क्या इशू किए? 2010 में आईटीआर इशू। ठीक है, समझ आ गया ना इधर? चलिए, अब आगे हमने यहाँ पे ना ये छुटपुट से मिसलेनियस सी चीजें थी, इसी में क्या लिखा हुआ था हमारा? हमारा ना ये चैप्टर कौन सा है? 15 है। किससे रिलेटेड है ये? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेंडमेंट। कि अगर कंपनी कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, कि अगर लोन उसने लिया है 10 लाख का, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है यार, कि हम हिसाब कर लें कि आप 8 लाख पे कर ली इसकी डील फाइनल, आपको 8 लाख देते वापस। ये कुछ अरेंजमेंट कर गया, मैनेजमेंट उसके साथ जुड़ गई, उसके साथ मिलके काम कर लिया, या अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, एसेट लायबिलिटी दूसरी कंपनी को। बताया था ना, मैनेजमेंट हो जाना, मर्ज हो जाना। तो उसमें क्या होता है? आपको बताया था ना, डील होती है प्रॉपर, पैसों की डिसाइड होते हैं कि इतने में हम सारा कुछ आपको बेच रहे हैं। उसको बोलते हैं कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, पीसी भी बोल देते हैं। आपका अकाउंट्स में इतना आएगा ना, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसिडरेशन, वो निकाल देते हो। अब यहाँ पे ना इस चैप्टर 15 का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमेलमेंट का सेक्शन 234 है, जो कि डील कर रहा है अगर कोई भी कंपनी जुड़ रही है किसके साथ? फॉरेन कंपनी के साथ।
ठीक है जी, तो वो प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहते ये वाला जो सेक्शन है ना, मुटेटिस मुटेंडिस, ये वाली कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा जो कंपनीज एक्ट जिसका रजिस्टर हुआ है जन्म। अगर वो किसी और कंट्री की कंपनी के साथ जुड़ना चाह रही है, इंडियन कंपनी अगर किसी और कंपनी के साथ जिसका जन्म बाहर हुआ, ठीक है, उनके साथ अगर जुड़ना चाह रही है, तो वो कौन सी कंपनी के साथ जुड़ सकती है, इंडियन कंपनी, अगर उसका जन्म वो वाले देश में हुआ है और वो देश सरकार ने ना आरबीआई की सलाह के साथ वो लिस्ट बना रखी है। ठीक है जी, और यहाँ पे ना सरकार आरबीआई की सलाह के साथ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन निकाल सकता है। सरकार ने क्या किया, लिस्ट बना रखी है जिसमें कंट्रीज का नाम दिया हुआ है कि आप अगर इंडियन कंपनी हो, रजिस्टर्ड कंपनीज है, आप सिर्फ यही वाली कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, अमेलगमेट हो सकते हो, मर्ज हो सकते हो। वो इसलिए बता रखे तो है, कोई जैसे दुश्मन कंपनी है हमारी, उसके साथ ना जुड़ के आप काम करो, तो जो नोटिफाई किया उसी के साथ जुड़ के कर सकते। और यहाँ पे सबसेक्शन 2 में क्या बोला हुआ है कि फॉरेन कंपनी को क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, अगर उसको मर्ज होना है किसी और कंट्री के, यहाँ पर क्या किसके साथ, फॉरेन कंपनी की बात करें अब हम, फॉरेन कंपनी जिसका जन्म बाहर हुआ, इंडिया में पीओबी है, अगर वो मैगमेट होना चाह रही किसी और कंपनी के साथ, ठीक है जी, या यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कोई बाहर वाली कंपनी इधर इंडियन कंपनी के साथ अमेलगमेट होना चाह रही है, या वाइस वर्सा, जैसे मर्जी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो बाहर जिसका जन्म हुआ है, पीओबी इंडिया में है या नहीं, वो चीज था। ये चीज की थी, आपको बताई थी, समझाई थी इन डिटेल। भाई आपका ना, आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करते हो, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है कि मैं सब कुछ आपको बेच रहा हूँ एसेट एंड लायबिलिटी, तो उसमें आपका ना जो भी स्कीम है, स्कीम ऑफ मर्जर बोल दो, या जो कॉन्ट्रैक्ट है मर्जर का, या जो डील हुई है, टर्म्स एंड कंडीशन हुई है, या उसमें जो पीसी डिसाइड हुई है, परचेज कंसिडरेशन की, कितने में बेच रहे हो सारा सामान आप, ठीक है, तो उसकी पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, जैसे हम करते नहीं थे एंटीडा, पार्टली इन कैश, पार्टली इन चेक, या सारा कुछ कैश में, सारा कुछ चेक। अब यहाँ पे फॉरेन कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे आईडीआर भी पड़ा था, तो यहाँ पे कैश में भी हो सकती है, डिपॉजिटरी रिसीट्स में भी हो सकती है, या पार्टली इन कैश या पार्टली इन डिपॉजिट। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला आइडिया मतलब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इशू कर रही है आइडिया, ऐसी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, ऐसी ग्लोबल डिपॉजिटरी जीडीआर होते हैं, एडीआर होते हैं, ये आइडिया। समझ आ गया ये वाला? ये था। हाँ जी नकुल, आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, फिर छुटपुट से सेक्शन आ गया हमारे, क्या है सेक्शन 391 में, क्या है हमारा, सेक्शन 34 से 36 दे रखा है। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है, कौन से टॉपिक से रिलेट करे, ये प्रोस्पेक्टस वाला है, प्रोस्पेक्टस। और कौन सा चैप्टर इसका, चैप्टर 3। और ये चैप्टर 20 कौन सा था, वाइंडिंग अप। तो देखा जाए तो अकाउंट्स वाला, ऑडिट वाला, चार्जेस वाला, इंस्पेक्शन वाला, प्रोस्पेक्टस वाला, वाइंडिंग अप वाला, उसके कुछ ना कुछ प्रोविजन यहाँ पे लग रहे हैं फॉरेन कंपनी को। तो कहते हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का जो चैप्टर 3 है, ठीक है, उसके अंदर 34 35 36 सेक्शन है, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। कि भाई प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, तो आपको सजा मिलेगी कंपनी को। एक है क्रिमिनल लायबिलिटी सीरियस वाली, और एक सिविल लायबिलिटी है, और एक तीसरा लिखा है, आप किसी तरह लोगों को उकसा रहे हो कि वो क्या करें, आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा लगाए, तब भी आपको सजा मिलेगी। तो कहते हैं ये तीनों के तीनों सेक्शन आपकी ये फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे, अगर आपने कुछ ऐसा काम किया आप इसमें अप्लाई हो जाएंगे आपके ऊपर ये। अगर आपने लोगों को इंड्यूस किया, उकसाया है, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है, या कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन छुपाई है, ठीक है, तो आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा जब आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या आप आईडीआर इशू कर रहे हो, आपके ऊपर ये सारे अप्लाई हो जाएंगे प्रोस्पेक्टस वाले ये 3 सेक्शन। और ऐसी चैप्टर 20 कौन से, बाइंडिंग आपका, उसमें सेक्शन 376 है, पावर टू बाइंड अ फॉरेन कंपनी ऑल दो डिसॉल्व। कहते हैं इसमें भी ना ये वाला सेक्शन भी आपका मुटेटिस मुटेंडिस फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, किससे रिलेटेड, ये सेक्शन है क्या, फॉरेन कंपनी को बंद करना, ऑलरेडी वो क्या है, डिसॉल्व, ऑल दो डिसॉल्व, मतलब एक तरह से काम बंद है, अब उसको ऑफिशियली लीगली बंद करें, बाइंड अप करें, काम खत्म कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो कहते हैं किसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, जो अगर हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में पीओबी फॉरेन कंपनी का अगर बंद कर रहे हैं, उसके ऊपर भी 376 लग जाएगा, ऐसे मान के कि वो जो पीओबी इन इंडिया क्या है, वो कंपनी है इंडिया,
इंडियन कंपनी है, ऐसे उसको क्लोजर किया जाएगा, बाइंड अप किया जाएगा। अगर वो फॉरेन कंपनी ने क्या किया है, पैसे पूसे रेज किए हैं या सिक्योरिटीज इशू करके ये किए हैं विच हैव नॉट बीन रीपेड और रिडीम्ड, कौन से केस में ये लग जाएगा अप्लाई हो जाएगा सेक्शन? कंपनी ने पैसे तो इकट्ठा कर लिया लोगों से, जब देने की बात आई दे नहीं पाई कंपनी, उसको क्या कर दिया जाएगा, जो इंडिया में पीओबी है उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 3 ये लिखा हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, 392 है सजा वाला सेक्शन। गई कहते 391 जो ऊपर है, वो तो लगेगी ही लगेगी, सजा मिलेगी कंपनी को, जो ऊपर पड़ा है ना प्रोस्पेक्टस वाला, ठीक है, और वो बाइंडिंग अप वाला। तो कहते हैं अगर जो भी चैप्टर 22 हमने अभी पढ़ा फॉरेन कंपनी, उसका कोई भी प्रोविजन की आप फॉलो अप्लाई वो हो रही है आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आप नहीं फॉलो करें तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी को 1 लाख से 3 लाख तक की सजा मिल सकती है, 50,000 डिग्री मिल सकती है, ठीक है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से लेकर 5 लाख तक की सजा यहाँ पे मिल सकती है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, सेक्शन यहाँ पे ऊपर क्या था, सजा वाला सेक्शन हमारा आपको बताया था 392 था, ठीक है। इधर 393 क्या है, इधर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कहते हैं आप चाहे ये चैप्टर की प्रोविजंस फॉलो करो ना करो, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, भाई कहती है वो कंपनी की गलती है ना अगर वो चैप्टर 22 फॉरेन कंपनी के प्रोविजन ना कंप्लाई कर पाए, ठीक है। तो कहते पर जो इनोसेंट लोगों थे जिन्होंने आपसे डील किया, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, तो कहते वो सब क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे, जो भी डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजेक्शन वो वैलिड रहेंगे। और इसका क्या मतलब है, भाई वो लोग आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं, इट्स लाइबिलिटी टू बी सूड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ, ठीक है, कंपनी के ऊपर केस भी किया जा सकता है, वो हक नहीं को छीना जा रहा उनसे। और कहते कंपनी का हक छीन लिया जाएगा, कि कंपनी कोई भी केस पूछ नहीं कर सकती, कोई क्लेम नहीं कर सकती, या काउंटर क्लेम कर दो कि समझौता कर लेते हैं, इस डील पे कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, या कार्रवाई करवाना है, कुछ भी करना, जब तक वो कंपनीज एक्ट की या चैप्टर की प्रोविजन नहीं कंप्लाई करती पूरी तरह, उसके सारे हक छीन लिए जाए, ये, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, ये लास्ट में 393A में एग्जेम्पशन है इस चैप्टर, कहते सरकार चाहे तो नोटिफाई कर सकती है और यहाँ पे छूट दे सकती है फॉरेन कंपनीज को, या वो कंपनी जिसका जन्म हो गया या होना है, पीओबी इंडिया में खुल गया खुल नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ पर किससे रिलेटेड यहाँ पर छूट मिल सकती है, अगर आपने क्या किए, सिक्योरिटीज ऑफर किए हैं, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, या उससे भी रिलेटेड कोई चीजें हैं, कहाँ पे, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कहते हैं अगर ये चीजें कहाँ पे हो रही हैं, भाई आईएफसी में हो रही है चीजें, सिक्योरिटीज इशू करना, प्रोस्पेक्टस बांटना, या उससे रिलेटेड चीजें आईएफसी में हो रही, ठीक है। समझ आ गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो एचईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ठीक है, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया कि वहां पे ऑपरेट करो, काफी बेनिफिट्स है, एग्जेम्पशन देते हैं वहां पे ऑपरेट करने, ठीक है। फिर लास्ट यहाँ पर क्या था, रूल 12 में क्या बोला हुआ है, एक्शन फॉर इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन। भाई अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, बिजनेस चला रहा है, किसका नाम लेकर, अंडर एनी नेम टाइटल डिस्क्रिप्शन एज अ फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। कहते हैं अगर कोई काम धंधा चला रहा है, किसी कंपनी का नाम यूज करके, किसी फॉरेन कंपनी का नाम यूज करके, कहते हैं वो तब तक नहीं उस कंपनी का नाम यूज कर सकता अगर वो कंपनी एज फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है इस कंपनी से एक्ट में, आप ऐसे ही नहीं किसी का नाम यूज कर सकते, ठीक है। तो आपके ऊपर तहकीकात हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं 210 के तहत, जो हमारा अलग से चैप्टर है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, समझ आया आपको ये, ठीक है। तो हमारी ये छुटपुट सी चीजें थी फॉरेन कंपनी में, ठीक है जी। यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा, ये एप्लीकेबिलिटी थी, फिर डॉक्यूमेंट्स वाला था, फिर किताबों वाला था, डिस्प्ले करना ना, डॉक्यूमेंट्स भेजना वो ऑथराइज एजेंट ऑफ इंडिया पे भेजा जाता है, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, मिसलेनियस प्रोविजन भी लगेंगे। फिर फीस के लिए रूल्स देखो, कुछ 3 वर्ड्स का मतलब बता रखा था यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपरली डेट और साइंड होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस, एक्सपर्ट की कंसेंट और स्टेटमेंट यही चाहिए, रजिस्ट्रार को भेज दो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर, ठीक है। फिर आईडीआर के बारे में पढ़ा, फिर यहाँ पे प्रोस्पेक्टस ऑफ बाइंडिंग आपके भी प्रोविजन लग रहे थे वो पढ़ा, पनिशमेंट देखी, फिर यहाँ पर भाई अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे,
फिर यहाँ पे आईएफसी वालों को कुछ एग्जेम्पशन दे रखी थी वो पढ़ा, फिर लास्ट में भैया आप ऐसे नहीं नाम यूज कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। समझ आया सबको? और इधर नकुल समझ आया? हाँ जी। यस मैम। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं।